आसान फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो नाम हमने रखा है आसान फिजिक्स, ये इसलिए भी रखा है क्योंकि बहुत लोग फिजिक्स को बहुत डरावनी समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे आसान, सबसे इजी सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स। बस ये दो चीज मांगती है। पहला, अच्छी तरह से समझाने वाला, और दूसरा, अच्छी तरह से समझने वाला। अगर ये दोनों मिल गए तो फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकती। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस बदल चुका है। जो जो टॉपिक हट गए हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनको लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप जेईई या नीट की तैयारी करो तो वो सारे टॉपिक्स आपके काम आ जाए। अभी हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और हम जो यहाँ चीजें पढ़ेंगे वो सारे के सारे नोट्स पीडीएफ में आपको अवेलेबल रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है, उस पर ओपन कीजिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अलग अलग नोट्स वहां अवेलेबल हैं। तो जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको, तो आप लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आप समझने पे ध्यान दीजिए। तो आप सभी का एक बार और स्वागत, और आइए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है इस यूनिट का? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं हम, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको वैद्युत स्थितिकी। वैद्युत स्थितिकी, ओके। अगर हम इसको थोड़ा सा टुकड़ा करके देखें इसको, तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है हमारे पास स्टैटिक्स, ओके। इलेक्ट्रो का मतलब एक बार यूं समझ लीजिए कि ऑल थिंग्स विच रिलेटेड टू चार्ज, वो सारी चीजें जो आवेश से संबंधित है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, मोशनलेस, जो स्थिर है। तो यहां पे हम किसको पढ़ेंगे? यहां पे हम चार्ज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम? यहां पे चार्ज को पढ़ेंगे। कब? जब वो एट रेस्ट हो, यानी कि मोशन में नहीं हो। यहां तक बात समझ में आई? तो फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है हमारी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बताती है कि जब कोई चार्ज मोशनलेस है, स्थिर है, गतिमान नहीं है, तो वो क्या क्या कारनामे बता सकता है या क्या क्या कारनामे बताता है। उसको जिस यूनिट में पढ़ेंगे, उसको फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वैद्युत स्थितिकी। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन था, ओके। तो आपको ये माइंड में रखना है कि दो चीजों पे हम गौर करेंगे, दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? चार्ज। और वो चार्ज कैसा होना चाहिए? एट रेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो? एट रेस्ट होना चाहिए। तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, उसको हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन कैसे करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी को इसको ऐसा भी लिखते हैं, स्थिर वैद्युतिकी को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विथ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट, दैट मींस इट इज नॉट इन मोशन। तो जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है, तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उसके गुणधर्म हम पढ़ते हैं, तो उस शाखा को, उस ब्रांच को, फिजिक्स की ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? स्थिर वैद्युतिकी, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलें आगे। वेरी गुड। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है? वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का हमारा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या बोलेंगे इसको हम? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये हमारा पहला चैप्टर है।
ठीक है। तो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को तो देख ही लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ब्रांच, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को पढ़ते हैं, लेकिन कब? जब वो एट रेस्ट होता है, मोशन में नहीं होता है, तब वो जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है उसको जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं फिजिक्स की, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, चले हम, ठीक है। अब देखिए, अब आता है हमारा मेन टॉपिक, चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखो, हम सारे टॉपिक्स को दो पोर्शन में पढ़ेंगे। पहला पोर्शन वो जिसमें इजी वे में आपको सिंपल लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में समझा दिया जाए टॉपिक को। दूसरा वो जो आपके एग्जाम के पर्पज से है, आपको उस एग्जाम के नोटबुक में लिखना है, वो सारी चीजें हम सेकंड पोर्शन में पढ़ेंगे। तो पहले जब बेसिक आइडिया आपको लग जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो फिर वो जो मेन टॉपिक है वो पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारे लिए? इजी हो जाता है। देखिए, चार्ज की अगर बात करें तो एक ऐसे इंसान की आप कल्पना कीजिए जो मस्त मौला है, ना किसी से कोई लेना, ना किसी से कोई देना, है ना, मस्त पड़ा रहता सारे दिन घर में, कोई लेना देना नहीं किसी से। उस इंसान को हम कहते हैं बाबा जी। क्या कहते हैं उसको हम? बाबा जी। और वो जो बाबा जी का नेचर है वो कैसा है? वो उदासीन वाला नेचर है। कैसा नेचर है उसका? उदासीन वाला, यानी कि उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इन नेचर। क्या बोलेंगे उसको हम? न्यूट्रल इन नेचर। उन बाबा जी को न किसी से कोई मतलब है, न किसी और को बाबा जी से कोई मतलब है, तो उनका नेचर कैसा हो गया? न्यूट्रल। ओके। और उस न्यूट्रल की ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया का हर इंसान न्यूट्रल कंडीशन में रहना चाहता है। वो सोचता है कि नवरी तप्तियां मुझसे नहीं होती, मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहना चाहता हूं, ना कोई मुझे परेशान करे, ना मैं किसी और को परेशान करूं। तो ये तो हो गया न्यूट्रल एक इंसान की बात। अब अगर राह चलते चलते उसको अगर 50 लाख रुपए मिल जाए, कितने मिल जाए उसको? 50 लाख रुपए मिल जाए, तब क्या होगा? तब उसके अंदर करंट दौड़ने लग जाएगी। क्या दौड़ने लग जाएगी? करंट। यानी कि उस पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चार्ज। या कि वो चार्ज हो गया, वो आवेशित हो गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल गया है? 50 लाख रुपए। कितने मिल गए उसको? 50 लाख रुपए। ये बात समझ में आई? पहले वो कैसा था? न्यूट्रल था, न किसी से भी लेना, न किसी से भी देना, अपने हाल में मस्त। राह चलते चलते उसको कितना पैसा मिल गया? 50 लाख रुपए। जैसे ही 50 लाख आया तो उसके अंदर क्या हो गए? आवेश आ गए। उसके अंदर क्या दौड़ने लग गई? करंट दौड़ने लग गई। और वो सीधा कहां जाएगा? वो सीधा जाएगा शोरूम में। कौन सा शोरूम में? महिंद्रा के शोरूम में। क्या खरीदेगा वो? स्कॉर्पियो। क्या खरीदेगा वो? स्कॉर्पियो। ले आया स्कॉर्पियो, चलाई थोड़ी दिन, एक दिन जाके स्कॉर्पियो ठुक गई, खत्म स्कॉर्पियो। पैसे थे वो भी खत्म। अब 50 लाख तो गए और 10 लाख का कर्जा और हो गया। केस ऑपोजिट हो गया। तो देखिए, जब पैसा नहीं था उसके पास, वो आराम से पड़ा था न्यूट्रल कंडीशन में। जब उसके पास 50 लाख आ गए तब भी वो दौड़ने लग गया, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गए? चार्ज आ गए, उसके अंदर करंट फ्लो होने लग गई। जब पैसा खत्म हो गया सारा और कर्जा हो गया 10 लाख का, तब भी वो क्या हो गया? आवेशित है। अब भी वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। और दौड़ने दौड़ने का फर्क है, पहले वो पैसों के जोश में दौड़ रहा था, अब कर्जे के जोश में, कर्जे के दर्द में दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ दोनों में रहा है। तो इसका मतलब उस न्यूट्रल इंसान के पास या तो पैसे आए या उससे पैसे गए, दोनों ही केस में क्या हो गया? वो चार्ज हो गया। क्या हो गया? वो चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो किसी न्यूट्रल इंसान को अगर आपको चार्ज करना है, उसको, है ना, उसको चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो? या तो उसको पैसा दे दो या उससे पैसा ले लो। यहां तक बात समझ में आई आपको? तो आइए इस टॉपिक पे चलते हैं। इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक न्यूट्रल एटम की। किसकी बात कर रहे हैं बोलो? एक न्यूट्रल एटम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूट्रल एटम की, है ना। तो देखिए, बहुत आसान है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मारवाड़ी, मेवाड़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सब टेंशन मत लो। आप तो बस समझो, और लिखना कुछ भी नहीं है, सारे नोट्स मिले हुए हैं आपको। पीडीएफ डाउनलोड करो, आराम से उसकी कॉपी निकालो और आराम से पढ़ो। जो जो बोल रहा हूँ सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। बस आपका टारगेट तो यह है कि आप चीजों को यहाँ पे समझिए। ओके, ठीक है। देखिए, अगर अपन एक एक बॉडी की बात करें, कोई एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक,
बॉडी है ना। इस बॉडी, ये जो बॉडी है ये बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है। तो उस एटम को हम पकड़ते हैं, ये रहा वो एटम, ये रहा वो एटम। इस एटम को थोड़ा सा हम जूम करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ये कैसा दिखता है हमें, ये कुछ ऐसा दिखता है। देखिए कैसे ये दिखता है, ऐसा। ये तो रही इसकी ऑर्बिट, और ये रहा इसका सेंटर, और ये रहे यहां पे प्रोटॉन्स, और बहुत सारे कलर है अपने पास, क्या दिक्कत है, और ये रहे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स। कोई बात समझ में आई आपको? बिल्कुल समझ में आई सर। क्या बोला मैंने ये बोला कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और हमें पता है जो भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी एक बॉडी होगी, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है। हमने उसमें से एक एटम को निकाला और उस एटम को माइक्रोस्कोप से देखा, हमने जूम करके देखा, तो हमें एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दी। उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखा हमने कि बीच में क्या होता है, बीच में होता है ये न्यूक्लियस। क्या होता है बोलो? बीच में होता है न्यूक्लियस, और चारों ओर क्या होती है? ऑर्बिट। अरे बोलो क्या होती है? ऑर्बिट। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स, और एक चीज और होती है, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम, वो होता है न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और होते हैं, है ना। तो अभी इस पे प्रोटॉन पे ही आप माइंड कंसंट्रेट करें। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई आपको? अच्छी बात है। बताइए ये बाबा जी की कौन सी कंडीशन है जब वो मजे में थे, जब वो स्कॉर्पियो लेने गए थे, जब वो कर्जा उतारने के लिए दौड़ रहे थे। तो हम उसको पता करने के लिए सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि बाबा जी पे चार्ज कितना है। तो देखिए, मैं अगर ये कहूं कि अगर एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज देता है, तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर हियर? 3। तो टोटल प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 3। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक नेगेटिव चार्ज देता है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3। देन टोटल नेगेटिव चार्ज -3, एंड द नेट चार्ज इज 0। नेट चार्ज कितना है? 0। अरे बोलो नेट चार्ज कितना है? 0। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो ऐसे एटम जिसका नेट चार्ज 0 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल एटम। बोलो क्या बोलेंगे इसको हम? न्यूट्रल एटम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उदासीन परमाणु। अरे बोलो क्या बोलेंगे इसको? उदासीन परमाणु। तो उदासीन परमाणु किसे कहते हैं? उदासीन परमाणु वो परमाणु होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, अतः उसका जो कुल आवेश होता है वो कितना होता है? 0। और ऐसे परमाणु को हम क्या बोलते हैं? उदासीन परमाणु। हाउ कैन यू डिफाइन न्यूट्रल एटम? न्यूट्रल एटम is an atom in which the number of protons and the number of electron are same. Such type of atom is known as a neutral atom, and the net charge of that type of atom is 0. समझ में आई बात आपको? Atom having net charge 0 because the number of protons and the number of electron are same. कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब क्या करते हैं हम? अब हम इसको चार्ज पार्टिकल में बदलते हैं। किसी न्यूट्रल एटम को चार्ज में बदलने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड है। उस मेथड को हम आगे देखेंगे। किसी भी तीनों मेथड में किसी एक मेथड के साथ भी हमने काम किया और उस न्यूट्रल एटम को किस में बदल दिया? पॉजिटिव चार्ज में। किस में बदल दिया? पॉजिटिव चार्ज में। कैसे बदला देखिए आप। ये मेरा न्यूक्लियस, प्रोटॉन, ये मेरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन। तो बोलो नेट चार्ज कितना? नेट चार्ज 0। अरे बोलो नेट चार्ज कितना?
0। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से हमने क्या किया, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, रवाना कर दिया, किसी और बॉडी को दे दिया हमने। अब इसका क्या हाल होगा? अब इसका ये हाल होगा, अब ये कैसा हो जाएगा? अब ये हो जाएगा ऐसा। कैसा? ये न्यूक्लियस, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ऑर्बिट। अब बोलो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3। नेगेटिव चार्ज कितना है? -2। अरे बोलो नेट चार्ज कितना हुआ? +1। अरे बोलो नेट चार्ज कितना हुआ? +1। तो एक एटम जो न्यूट्रल था, उदासीन था, उसमें से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसके ऊपर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये किसमें बदल दिया? किसमें बदल गया? पॉजिटिव चार्ज में। तो एक उदासीन परमाणु को अगर धनात्मक आवेश बनाना है तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन देंगे? तो आंसर होगा हम न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। निकालने पर क्या हुआ कि उस उदासीन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो रिपीट करूं मैं, द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the lack of electron or electrons, lack of electron or electrons to a neutral atom makes it positive charge। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी उसको क्या बनाती है? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। अब चलते हैं अपन नेगेटिव चार्ज पे। तो देखिए वही हमारे पहले वाले बाबा जी, प्लस 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 माइनस माइनस और ये माइनस। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -3। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। अब हम किसी भी वे से, किसी भी मीन से हम क्या करते हैं? इनको इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनकी दशा कैसे हो जाती है? इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कैसे दिखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये ऐसे दिखते हैं, प्लस माइनस 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 और माइनस। तो बोलो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इस वाले केस में? +3। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना? -3। नेट चार्ज कितना हो गया? -1। तो ये बाबा जी अब क्या हो गए? ऋणात्मक हो गए। क्या हो गए? ये ऋणात्मक। तो न्यूट्रल एटम से अगर आपको नेगेटिव चार्ज बनाना है तो आप क्या करोगे? आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता करोगे। The excess of electron makes negative charge. The lack of electron makes positive charge. आवेश की अधिकता क्या बनाती है? ऋणात्मक आवेश। आवेश की कमी क्या बनाती है? धनात्मक आवेश। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूट्रल एटम से अगर आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो न्यूट्रल एटम से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे। अगर न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? ऋणात्मक आवेश। So basically, how many types of charges? Basically, 2 types of charges: positive charge and negative charge. The lack of electron to a neutral atom makes it positive charge, and the excess of electron to a neutral atom makes it negative charge. किसी उदासीन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या बनाती है? ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बनाती है? धनात्मक आवेश। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल इजी है, आराम से समझिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीज लिखी हुई है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग नोट्स डाउनलोड कीजिए। ओके, और भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे लिए? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप चाहे नीट की तैयारी करें, जेईई की तैयारी करें, कहीं पे भी कुछ भी करें, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप चाहे कोटा जाए, सीकर जाए, हैदराबाद जाए, कोलकाता जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, कुछ होने वाला नहीं है।
क्योंकि जो बेसिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो बेसिक वहां नहीं पढ़ाएंगे। अगर वो वहां बेसिक पढ़ाएंगे तो फिर एडवांस कौन पढ़ेगा और कैसे पढ़ाएंगे? तो आपको यहाँ पे बेसिक समझ के जाना है। बेसिक अगर समझ गए आप तो आपके वहां पे 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वहां अगर बेसिक समझने लगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसलिए बेसिक पे फोकस करो, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी कर भी लोगे, अगर आप फटाफट पढ़ भी लोगे तो क्या करोगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे टाइम वेस्ट करोगे। तो इससे बढ़िया यही पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना? चलें आगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मास कंपैरिजन। देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि यहां पर एक एटम ए है, दूसरा बी है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों में मास किसका ज्यादा होगा? इन दोनों में किसका मास ज्यादा होगा? तो क्या आंसर दोगे आप? ऑप्शन ये ए और बी बराबर है, या फिर नॉन ऑफ एबो? क्या आंसर होगा आपका? क्वेश्चन क्या है? ए एक पॉजिटिव चार्ज है, बी एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों में मास किसका ज्यादा होगा? तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर नेगेटिव चार्ज बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन देना होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक्सेस, देखिए यहां पे 3 प्लस है, यहां पे भी 3 प्लस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो देखिए, प्रोटॉन का मास तो कॉमन है दोनों में, किसका मास चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का मास है? 2। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का मास है? 4। तो ऑब्वियस ये दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज जो है उसका मास क्या होता है? ज्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज का मास क्या होता है? ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो कोई पूछे आपसे कि व्हाई नेगेटिव चार्ज हैज हायर मास, तो क्या बोलेंगे? बिकॉज इन नेगेटिव चार्ज देयर आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका मास कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहीं कहीं आपको मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ टर्म्स की, तो वो नोट्स में सारी हिंदी लिखी हुई, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, और उसको वैसा ही वैसा आपको बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना है। कोई चिंता की बात नहीं है, आप तो बस समझिए यहाँ पे। चलें आगे। तो किसका मास ज्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज का मास ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। चलें, ठीक है। देखिए, अगला टॉपिक है अपना, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चार्ज। हमने अभी जितने भी डिस्कस की उसमें सब में ये बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और अगर नेगेटिव चार्ज बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को देना है। कहीं पे भी प्रोटॉन को यूज नहीं किया हमने, कहीं पे भी प्रोटॉन को छेड़छाड़ नहीं की। क्या कोई दुश्मनी है इलेक्ट्रॉन के साथ? क्यों हम हमेशा ऑलवेज टारगेट टू इलेक्ट्रॉन? हम इलेक्ट्रॉन को ही टारगेट कर रहे हैं, प्रोटॉन को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे 2 लॉजिक है, सुनिए आप। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल? इलेक्ट्रॉन क्यों जिम्मेदार है चार्ज बनाने के लिए, प्रोटॉन जिम्मेदार क्यों नहीं है? देखिए सुनिए, ये हमारा एक न्यूट्रल एटम था, ये हमारे पास प्रोटॉन्स थे, और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे अगर इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, जो कि प्रैक्टिकल है। दूसरा तरीका यह हो सकता था कि मैं यहाँ पे प्रोटॉन ऐड कर लूं। क्या कर दूं? मैं यहाँ पे प्रोटॉन ऐड कर लेता, तो कितना रहता मेरे पास? +4 -3, तो क्या बन जाता है? +1, जो मैं नहीं कर सकता हूं, जो मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? सुनिए आप। हम इलेक्ट्रॉन को टारगेट इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज मच हैवियर टू कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, देखिए आप। मैं आपसे बोलूं कि यहां पे एक कोई स्टोन है, यहां पे कोई एक स्टोन है, ये कितने किलो का है? वो 5 kg का। और दूसरा जो है वो कितना का है? 500। कितने का है बोलो? 500 किलोग्राम का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों को अगर डिस्प्लेस करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है, मोशन में लाना है, तो किसमें ज्यादा जोर आएगा, किसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? तो हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और अगर उसको मोशन में लाना है तो हमें कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होती है? काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो?
वो होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1848 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना ज्यादा होता है, 1848 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं तो मुझे 1848 टाइम्स कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं प्रोटॉन को डिस्टर्ब करूं तो मुझे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन क्या था? Why electrons are responsible for making charge? The first answer, the first concept is the mass of proton is much higher as compared to electron. For moving protons, we require too much energy that is impossible practically. Okay? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को नहीं छेड़ते हैं, किसको ले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो उससे काइनेटिक एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। दूसरा देखो लॉजिक सुनिए आप। दूसरा लॉजिक ये न्यूक्लियस है ना, इसकी साइज बहुत कम होती है और इस टीनी पार्ट में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। अब आप सोचिए कुछ छोटी सी चीज है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं और सारे प्रोटॉन्स पे जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर सारे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और वो यहाँ पे ऐसे पिचके वो बैठे हुए हैं बहुत सारे पॉजिटिव, तो उनके बीच में तो रिपल्शन फोर्स लगता होगा, प्रतिकर्षण लग रहा होगा। अगर उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होता है तो फिर वो न्यूक्लियस को रैप्चर करके बाहर क्यों नहीं आ जाते? वो इसलिए नहीं आते क्यों सारे प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है बोलो? न्यूक्लियर फोर्स। और वो जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या करता है? इनको बाइंड अप करके रखता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो इन पे ऐसा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इनको ले जाना क्या है? ज्यादा इजी। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो प्रोटॉन को बाइंड अप करके रखता है। अगर मुझे प्रोटॉन को ले जाना है तो मुझे उस न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो बाहर जाएगा। हम ऐसा क्यों करें भाई? हमें बिना किसी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो दूसरा कारण क्या है? ऑल द प्रोटॉन्स आर बाइंड अप बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इफ वी डिस्प्लेस द प्रोटॉन वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दैट्स व्हाई वी कांट मूव प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना। हम उस न्यूक्लियस को प्रोटॉन को न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते। दूसरा लॉजिक ये। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिट क्या होती है चार्ज की? चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। किसे डिनोट करते हैं? सी से। किसे डिनोट करते हैं हम? सी से। फॉर्मूला क्या होता है करंट का? पढ़ेंगे आगे। आई इक्वल्स टू 10th में पढ़ा होगा आपने, क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई टी। आई का डायमेंशन क्या होता है? A1 और टाइम का क्या होता है? T1। तो Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा? Q की विमा क्या हो जाएगी? A1 T1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। ठीक है।